नमस्कार। सारी दुनिया यूक्रेन के बारे में बात कर रही है। कुछ ऐसा बन गया है कि युद्ध की बात आते ही हमारी आंखें चमक जाती हैं। मीडिया को मसाला मिल जाता है, हम सब देखना शुरू करते हैं और पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मानवीय स्वभाव है, प्रकृति है, पता नहीं क्या। युद्ध की बात आते ही हम गिद्ध की निगाह से देखने लगते हैं। अच्छा, कितने गोले चले, कहाँ हुआ, फुटेज, अच्छा धुआं उठ रहा है। झूठी फुटेज, हमारे तो खैर हिंदुस्तानी टीवी पे चलती रहती है, झूठी फुटेज चलती है। अचानक हम गिद्ध की निगाह से देखते हैं और ऐसे में एक बूढ़ी माँ की तस्वीर आती है जिसके आंखों से खून निकल रहा है। एक बाप जो अपनी बेटी को बाय करते हुए फूट फूट के रो रहा है। और हमें याद आता है कि ये मानवीय त्रासदी है और इस त्रासदी का शिकार जो है उसको सब लोग आराम से हाथ झाड़ के देख रहे हैं। बस यूक्रेन जो शिकार है स्थिति का, यूक्रेन जिस पे हमला हुआ है, यूक्रेन और यूक्रेन वासी जिनके साथ इस वक्त पूरी दुनिया को खड़ा होना चाहिए, मगर दरअसल ज्यादातर लोग या तो खड़ा होने का नाटक कर रहे हैं या चुपचाप से इसमें आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं या अपना अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब भी यही। इसलिए हमने कहा कि इस परिस्थिति को समझना है तो आपको क्या कहेंगे, रूस की गुंडई, नेटो का पाखंड, मोदी जी का बौनापन और बेचारा यूक्रेन। इन चार शब्दों में एक तरह से पूरी परिस्थिति को हम समझ सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों की ऐसी कवरेज होती है कि कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि ये है क्या, मामला क्या है, झगड़ा क्या है, रूस ऐसे कैसे आ गया, क्यों हमला कर दिया, ये नेटो अमेरिका का इससे क्या लेना देना है और यूक्रेन का पंगा है क्या। तो पहले मैं आपको छोटे में समझाऊंगा कुछ नक्शों के सहारे कि ये मामला है क्या। यूक्रेन जो है पहले सोवियत संघ में हुआ करता था, यूएसएसआर, जो बड़ा सा रूस के साथ जुड़ा हुआ था। ये देखिए, ये हरे रंग में हमें दिख रहा है आज का रूस, रशिया। और इसके नजदीक जो कई छोटे छोटे देश दिख रहे हैं, ये सब पहले जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। और इसके बिल्कुल कोने पे, यानी कि जो यूरोप वाला कोना है, वहां पे आपको एक छोटा सा देश दिख रहा है, छोटा सा यहाँ पे यूक्रेन इस कोने में। अब आप देखिए, इतने बड़े रूस के सामने इतने छोटे से यूक्रेन की क्या बिसात। और आखिर इतने बड़े रूस को एक और देश की क्या जरूरत पड़ गई। रूस के पास कोई जगह की कमी तो है नहीं, इतना बड़ा क्षेत्रफल है। तो रूस यूक्रेन पे हमला करके यूक्रेन की जमीन हथियाने के फेर में क्यों है, इसका जवाब आपको ज्योग्राफी से मिलेगा। ये दूसरा नक्शा देखते हैं अब हम पूरे यूक्रेन का। पहले हम देख रहे थे कि रूस के कोने पे है, ये आपको ऑरेंज कलर में जो दिखाई दे रहा है ये यूक्रेन है। पीछे रशिया का कोना आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, रूस को सीधे सीधे किसी समुद्र के पास रास्ता नहीं। ये मैं आपको दूसरे मैप में फिर दिखाऊंगा। नीचे देखिए, एक छोटा सा लाल टुकड़ा है, क्रीमिया। रूस बहुत बड़ा है आकार में, सब कुछ बहुत उसके पास क्षेत्रफल है। लेकिन रूस के जितने भी समुद्र रूस से जुड़ते हैं वो ठंडे पानी के समुद्र हैं, यानी कि सर्दी के दिन में जम जाते हैं, बर्फ जम जाती है। और रूस को बहुत पुराने समय से गर्म पानी के पोर्ट की, बंदरगाह की तलाश थी। और इस लिहाज से क्रीमिया और ये जो यूक्रेन है ये महत्वपूर्ण है। ये देखिए, अगले मैप के अंदर देखते हैं कि मामला क्या है, किस तरह से अगर रूस को मिल जाए। ये देखिए, रूस को अगर क्रीमिया से रास्ता, यूक्रेन से उसको जुड़ता है ना सिर्फ ब्लैक सी बल्कि मेडिटेरेनियन सी तक रास्ता। ये जो लाल रंग की जो एरो है दिखा रही है कि अगर रूस, जो कि ठंडे पानी के समुद्र से जुड़ा हुआ है, अगर गर्म पानी के समुद्र से जुड़ना चाहता है तो उसे, ये जो यूक्रेन के नीचे छोटा सा टुकड़ा है, क्रीमिया हमने देखा, और अगर उसको, रूस को कोई रास्ता मिल जाए सीधे रूस से इस समुद्र तक आने का, तो वो लाल एरो को फॉलो करते हुए सीधे मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच जाएगा, जो गर्म सागर है।
सारा खेल ये है, रूस चाहता है कि उसको सीधा रास्ता मिले। उसने क्रीमिया से पहले जमाने में यूक्रेन से एक छोटा सा बंदरगाह लीज पे ले रखा था, लेकिन उतने से बात नहीं बनी। तो सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, उस वक्त यूक्रेन सोवियत संघ का एक हिस्सा था। लेकिन सोवियत संघ का अलग अलग जब टुकड़ों में टूटा टूटा सोवियत संघ, तो ये सब राज्य अलग अलग हो गए, अलग अलग देश बन गए। यूक्रेन को मैंने अब तक छोटा कहा है, लेकिन वैसे दरअसल इतना छोटा है नहीं। यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश होगा यूक्रेन। हमारे हिसाब से देखें तो आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों को अगर जोड़ दें तो इतना बड़ा क्षेत्र बनेगा यूक्रेन। आबादी के लिहाज से महाराष्ट्र का आधा, 4.5 करोड़ के करीब आबादी है। आबादी कम है, बहुत फर्टाइल है। दुनिया में सबसे बेहतरीन किस्म का अन्न वहां पैदा होता है। गेहूं, पूरी दुनिया यूक्रेन का गेहूं खाती है। तो बहुत फर्टाइल एरिया है यूरोप का। अ, रूस को उसके अन्न में इंटरेस्ट नहीं है, रूस को इंटरेस्ट है रास्ते में। और ये खेल जो हो रहा है, ये यूक्रेन की अंदर की राजनीति और विश्व की राजनीति दोनों से जुड़ा है। अब अगले निरीक्षण में देखिए आप कि अंदर की राजनीति का खेल क्या है। यूक्रेन में वैसे तो यूक्रेनियन बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन रूस के नजदीक का जो इलाका है उसमें रशियन बोलने वाले बहुत लोग हैं। जैसा हमारे होता है पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे देखिए, तो हरियाणा में पंजाबी बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर में देखिए तो आपको कन्नड़ बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। कुछ वैसा मामला है। ये जो आपको डार्क दिख रहा है ना जोन, ये रूस से, ये यूक्रेन हम देख रहे हैं। नीचे गहरे रंग के अंदर क्रीमिया है, जहां पे, और ये जो अंक लिखे हुए हैं ये है कितने प्रतिशत लोग वहां रशियन बोलते हैं। पूरे यूक्रेन में 30% लोग रशियन बोलते हैं, लेकिन ये जो रूस से जुड़ा हुआ इलाका है, इसमें देखिए कहीं 70%, 75%, और एक इलाके में यूक्रेन के क्रीमिया के एक इलाके में तो 90% लोग, ये रशियन बोलने वाली पॉपुलेशन। और यहां रशियन बोलने वाली पॉपुलेशन, ये जो इलाका जो आपको डार्क ग्रे में दिख रहा है, यहां पे लुहांस्क और डोनेट्स्क, लुहांस और डोनेस्क करके दो इलाके हैं जिनका इस्तेमाल रूस खेल के लिए कर रहा है। तो अब देखिए खेल क्या है। पुतिन ने क्रीमिया पे हमला करने ने यूक्रेन पे हमला करने का बहाना ये बनाया कि ये जो इलाके रूस के साथ जुड़े हुए थे, जहां रशियन बोलने वाले लोग बहुत हैं, ये वेस्टर्न इलाका है क्रीमिया इसका। और जैसे आप देख रहे हैं, वेस्टर्न इलाके में रशियन बोलने वाले लोग हैं। ईस्टर्न इलाके में रशियन बोलने वालों की संख्या 2%, 3%, ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो रूस ने ये जो दो कोने के इलाके हैं, जहां पे रशियन बोलने वालों की संख्या कोई 60-70% है, उनमें यूक्रेन के खिलाफ सेपरेटिज्म फैलाया। और फिर उसको हवा देके रूस ने कहा कि देखिए इनके साथ तो अत्याचार कर रहे हैं। तो पुतिन ने, वो जो कहानी होती है ना भेड़िए और वो वाली, कि वो भेड़िया जो है बकरी से कहता है तू, मतलब तेरी ये गलती, तेरी वो गलती। पुतिन ये खेल खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रूस के, ये रूस बोलने वाले जो यूक्रेन में हैं, इनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है और उन्हें बचाने के लिए हमें यूक्रेन में जाना पड़ रहा है। और ये जो दो इलाके हैं लुहांस और डोनेस्क, यहाँ पे सेपरेटिज्म को उन्होंने पहले एनकरेज किया। और पिछले हफ्ते जो हुआ है वो ये कि रूस ने इन दोनों को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी और कहा कि अब तो हम इनकी रक्षा के लिए जा रहे हैं। तो ये तो आंतरिक पॉलिटिक्स है यूक्रेन की। बाहर की पॉलिटिक्स क्या है? बाहर की पॉलिटिक्स आपको इस दूसरे नक्शे में दिखाई देती है। ये खेल नेटो का है। नेटो का मतलब क्या? नेटो का मतलब है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे यूरोप का नक्शा है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या था? ये संगठन बना था कोल्ड वॉर के जमाने, जबकि अमेरिका और यूएसएसआर में, पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर होती थी। और अमेरिका अपने दोस्तों का एक संगठन बना रहा था यूरोप के अंदर। उस संगठन, अमेरिका और अमेरिका से जुड़े हुए दोस्त जो देश थे, उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और कुल मिला के खेल ये था, ये मिलके कहते थे कि देखो तुम चिंता मत करो,
अगर रूस तुम पे या सोवियत यूनियन उस जमाने का, अगर कम्युनिस्ट सत्ता जो उस जमाने की थी, अगर वो तुम पे हमला करेंगे तो हम सब नेटो के दोस्त के देश एक दूसरे के साथ हैं, हम सब मिलके सोवियत यूनियन का मुकाबला करेंगे। और ये होता था कोल्ड वॉर। एक तरफ नेटो था, रूस और उसके दोस्त देशों को कहा जाता था वार्सा पैक्ट। तो ये नेटो। अब जब सोवियत संघ खत्म हो गया तब नेटो का क्या मतलब? लेकिन नेटो जारी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है, वो जारी है। और इस नक्शे को अगर दोबारा हम दिखाएं, ये नक्शा हमें दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे ये जो डार्क ब्लू कलर में है, वो तो वो देश हैं जो कि शुरू से ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में थे। तो इसमें फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, सब तो थे ही। साथ में इटली और ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद ये जो थोड़े से हल्के नीले रंग में दिख रहे हैं, नीले प्रॉपर रंग में दिख रहे हैं, वो देश भी ज्वाइन किए। और धीरे धीरे ये यूक्रेन तक, यूक्रेन आपको इसके अंदर बहुत लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये वो देश हैं जो कि नेटो ज्वाइन करने वाले हैं। तो रूस का कहना है कि देखिए, हमारे पड़ोस में ये लोग एक मिलिट्री अलायंस लेके आ रहे हैं और ये मिलिट्री अलायंस लेके हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो, जो कि अमेरिका और अमेरिका के पिट्ठुओं का एक मिलिट्री अलायंस है। तो पुतिन कहते हैं, अब हमें नक्शे की जरूरत नहीं है, पुतिन कहते हैं कि ये देखिए, अमेरिका और उसके दोस्त या उसके पिट्ठू हमारे पिछवाड़े में आके हमारे को धमका रहे हैं, हमारे पे नेटो एक एक मिलिट्री अलायंस हमारे पिछवाड़े तक लेके आ रहे हैं, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये खेल थोड़े समय से नहीं, काफी समय से चल रहा है। 2013 में पुतिन ने क्रीमिया पे जाके कब्जा कर लिया। ये जो हम यूक्रेन के नीचे छोटा सा देख रहे हैं ना इलाका, जो जैसे भारत से श्रीलंका जुड़ा हुआ है वैसा इलाका, ये यूक्रेन का हिस्सा था। सन 2013 में पुतिन ने जाके क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। दुनिया देखती रही, कुछ नहीं किया। बस उसके यूज के खिलाफ सैंक्शन, ये वो कड़ी निंदा करते हैं, ये सब बातें कह दी, किया कुछ नहीं, यूज क्रीमिया पे कब्जा करके बैठ गया। उसके बाद से यूक्रेन की अंदरूनी पॉलिटिक्स के अंदर रूस समर्थक, रूस विरोधियों के अंदर खूब विवाद हुआ। वो लंबी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा। 2019 आते आते वहां पे एक नए प्रेसिडेंट आए, जेलेंस्की, जो दरअसल रूस के प्रति थोड़ा उदार रवैया रखने वाले थे। ये खुद, इनकी कहानी भी है कि ये खुद कॉमेडियन थे, टीवी पे हुआ करते थे, और नेताओं की आलोचना करते करते देश उन्हें इतना भाने लगा कि अचानक वो प्रेसिडेंट बन गए। टीवी शो के होस्ट होते होते पूरा एक प्रेसिडेंट बन गए। तो जेलेंस्की के आने के बाद से स्थिति सुधरनी चाहिए थी, लेकिन पुतिन का इरादा कुछ और था। सो उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये जो दोनों इलाके हैं जो मैंने आपको बताया, दोनों इलाके जो रशियन बोलने वाले जो इलाके थे, इन इलाकों के लोगों को तंग किया जा रहा है, हम इनको स्वतंत्र करेंगे। और ये बहाना बनाते हुए, जैसे भेड़िए ने उसको, मेमने को तो खाना होता है, ये बहाना नहीं तो दूसरा बहाना। तो रूस ने बाकायदा ये कहते हुए कि ये नेटो में जा रहे हैं, ये हमारे रूस के लोगों को तंग कर रहे हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। पुतिन मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात करें तो मतलब गले से सिरे से नहीं उतरती। तो खैर, ये सब बहाना बनाते हुए उन्होंने कहा, सारी दुनिया के, पश्चिम के सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बताते रहे, मैं भी उनकी बात मानता रहा कि नहीं नहीं, ऐसा होगा नहीं, गीदड़ भभकी है, ऐसे ही बोल रहा है, आएगा थोड़ी, ऐसे थोड़ी हमला कर देगा। और दुनिया ने जो कहा था नहीं होगा, वो एक्चुअली हो गया। पुतिन ने बाकायदा सब तरफ से हमला घोषित कर दिया। ये एक छोटा सा नक्शा आपको बताता है कि किस किस तरफ से घोषित ये खेल किया जा रहा है। ये जो आखिरी मैप है, ये देखिए, अब तीन तरफ से हमला हो रहा है। नीचे जो क्रीमिया का इलाका है, जिसपे रूस ने 2013 में कब्जा कर लिया था, जो पहले यूक्रेन का इलाका हुआ करता था, वहां से हमला कर रहा है। ऊपर जो उसका पड़ोसी देश है बेलारूस, लेकिन जो कि रूस के काफी प्रभाव में है, वहां से हमला कर रहा है। और तीसरा रूस की तरफ से तो हमला कर ही रहा है। और ये जो ग्रीन शेडेड इलाके हैं,
ये वो दोनों प्रदेश हैं जिनका मैंने आपको बताया, लुहांस्क और दोनेस्क, जिनका बहाना लेके रूस इन पे कब्जा करना चाह रहा है। जैसे क्रीमिया में किया था, पहले रूस ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद वहां एक जनमत संग्रह करवाया और कहा कि देखिए यहाँ की तो 97% जनता रूस के साथ जाना चाहती है। यही खेल अब इन दोनों जगह खेला जाएगा। पहले रूस इनको इंडिपेंडेंट घोषित करेगा, फिर इन दोनों देशों के अंदर रेफरेंडम होगा, फिर इन दोनों देशों की जनता कहेगी हम तो रूस के साथ जाना ही चाहते थे, और रूस कहेगा आप बताइए, आपका स्वागत है रूस में, आपका स्वागत है, आप आ जाइए। और इससे सीधा रास्ता रूस को क्रीमिया तक जाने का और ये जो समुद्र तक जाने का सीधा रास्ता मिल जाए। तो खेल सीधा सीधा गुंडई का, दबंगई का, साम्राज्यवाद का, विस्तारवाद का, इसके लिए और कोई नाम नहीं हो सकता। यूक्रेन ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस पूरी स्थिति में यूक्रेन तो विक्टिम है। सीधे सीधे खेल है कि हम बड़े ताकत हैं और तुम होते कौन हो। नेटो की क्या स्थिति है तो रूस का बताने की तो जरूरत नहीं है, पर रूस के बारे में एक बात का जिक्र जरूर करना चाहिए। रूस ने यूक्रेन पे हमला बोला, बिल्कुल गैर वाजिब, एकदम गलत किस्म का हमला। लेकिन रूस के 57 शहरों में इसके खिलाफ प्रदर्शन। आज पुतिन की गुंडाई के बारे में जिक्र करते हुए पूरे रूस के बारे में हम ये नहीं कह सकते। कम से कम रूस के हजारों नागरिकों ने बड़े शहरों में, मॉस्को, लेनिनग्राद, यहाँ पे हजारों लोग सड़कों पे आए और उन्होंने कहा नहीं, यूक्रेन के साथ हम युद्ध नहीं चाहते। उन लोगों को मेरा सलाम, सैल्यूट। दुनिया में किसी और साथी ने एक लिखा था कल कि अपने देश की सरकार के गलत काम के विरुद्ध खड़े होकर अपने देश में विरोध करना, ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। जोखिम उठा के अपने देश में अपनी देश की सरकार का विरोध करना, अगर वो गलत काम कर रही, ये किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी देश में सबसे बड़ी देशभक्ति ये। तो उन रूस के तमाम देश